Good morning, students. Today we will discuss about atomic structure. Atomic structure. एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हमने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है। आज हम उसको थोड़ा बेसिक तरीके से पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर को। इन 1911 रदरफोर्ड परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट कॉल्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने 1911 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे रदरफोर्ड ने कुछ ऑब्जर्वेशंस ली। ऑन द बेसिस ऑफ दोज ऑब्जर्वेशंस, उन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे ही कंक्लूडेड दैट, इसने कुछ कंक्लूजन निकाला, एक एटम के अंदर एक स्मॉल स्पेस होता है, एक छोटा सा एरिया होता है कॉल्ड न्यूक्लियस, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और उस न्यूक्लियस के अंदर इस एटम का लगभग सारा ही मास इस न्यूक्लियस के अंदर कंसंट्रेटेड होता है और इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ऐसा एटम का मॉडल रदरफोर्ड ने दिया। रदरफोर्ड ने एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया और उस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे रदरफोर्ड गिव्स एन मॉडल ऑफ एन एटम एंड ही स्टेट्स दैट देयर इज अ स्मॉल स्पेस इन एन एटम। एक किसी एटम के अंदर ऐसा स्पेस होता है, कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे सारा ही मास न्यूक्लियस का कंसंट्रेटेड होता है और उस स्मॉल एरिया को हम कहते हैं न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस के अंदर सारा ही जो मास होता है एटम का वो कंसंट्रेटेड होता है और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ये स्टेटमेंट दी रदरफोर्ड ने। लेकिन इसके ड्रॉबैक्स क्या है? कोई भी इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिवॉल्व करता है, मान लो ये यहाँ से रिवॉल्व करता है, ये इसका एनर्जी लेवल है, ये इसकी एनर्जी है, इतनी एनर्जी से जो एनर्जी है उसी एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो जब ये रिवोल्यूशन करेगा तो एक रिवोल्यूशन के बाद उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, भाई एनर्जी को कम कर हो जाएगी, उसके बाद फिर एनर्जी कम हो जाएगी और ऐसे एनर्जी कम होते होते इलेक्ट्रॉन तो एटम के न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर जाएगा। तो इससे एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों इकट्ठे हो जाएंगे और इससे जो न्यूक्लियस के अंदर तीनों इकट्ठे होने से एक कोलैप्स हो जाएगा न्यूक्लियस और इसी वजह से एटम की स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। और ये इसके अंदर रदरफोर्ड के अंदर कमी थी, ये इसकी ड्रॉबैक थी। इसी को आगे एक्सप्लेन किया 1913 के अंदर। एक साइंटिस्ट आए नील्स बोहर। नील्स बोहर इसकी स्टेबिलिटी को, एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया। नील्स बोहर ने बताया कि एक न्यूक्लियस होता है जिसमें, जो रदरफोर्ड ने बता दिया था, जिसका लगभग एटम का सारा ही मास इसके अंदर कंसंट्रेटेड होता है, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ऐसा रदरफोर्ड ने भी बताया था। लेकिन नील्स बोहर ने क्या ऐड कर दिया, वो कहता है कि कुछ ऐसे एनर्जी लेवल हैं इस न्यूक्लियस के अराउंड, कुछ ऐसे एनर्जी लेवल हैं जहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करता है तो वहाँ एनर्जी एमिट नहीं करता। सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों उन एरिया के अंदर बैलेंस कर जाती हैं और इसीलिए उन स्टेट्स को स्टेशनरी स्टेट्स कहते हैं। ये स्टेशनरी स्टेट्स हैं, इलेक्ट्रॉन की स्टेशनरी स्टेट्स हैं और इनके अंदर से इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करता है इन स्टेशनरी स्टेट्स के अंदर से तो अपनी एनर्जी को लूज नहीं करता और इसी कारण से इन एनर्जी लेवल्स को उसने क्या कर दिया, क्वांटाइज्ड स्टेट। ये इसकी क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स हैं, एनर्जी स्टेट्स। अगर इन क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो अपनी एनर्जी को लूज नहीं करेगा। ये बताया नील्स बोहर ने। अभी हमने देखो 2 स्टेटमेंट पढ़ी हैं, अभी हम बेसिक आइडिया डिस्कस करने लग रहे हैं। यहाँ तक आपने पहले पढ़ा है, अभी हम इससे आगे पढ़ेंगे। पहले रदरफोर्ड ने क्या बताया कि न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है।
नील्स बोर ने क्या बताया? नील्स बोर कहता है कि न्यूक्लियस के अराउंड कुछ क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल है, अगर उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो एनर्जी एमिट नहीं करेगा। वहां पे सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस होती हैं और इलेक्ट्रॉन उनके अंदर से रिवॉल्व करता रहता है, अपनी एनर्जी को लूज नहीं करता। इन एनर्जी स्टेट्स, क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट के अगर बीच में इलेक्ट्रॉन आता है तो एनर्जी को लूज करता है या गेन करता है। अगर लूज करता है तो इस एनर्जी में चला जाएगा, इस स्टेट में चला जाएगा, गेन करेगा तो इसमें आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद वो स्टेबल होगा। ये बताया नील्स बोहर ने। अब हम इससे आगे डिस्कस करते हैं। अब हमारा टॉपिक शुरू होगा पहले रदरफोर्ड, उसको एक्सप्लेन करता है नील्स बोहर। अब इसके बाद आएगा डी ब्रोगली। डी ब्रोगली और डी ब्रोगली के बाद आएगा हिंसेनबर्ग। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले रदरफोर्ड आया, एक इसमें बेसिक मॉडल एटम का रदरफोर्ड ने ही बता दिया था। एक न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व करते हैं? कुछ क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल जो उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अब डी ब्रोगली देखो क्या बताता है। एक एटम का मॉडल यहां तक तो हमने पढ़ लिया, ये एटम कैसा मॉडल होता है। अब डी ब्रोगली देखो क्या बताता है। डी ब्रोगली, अगर डी ब्रोगली के बारे में हम पढ़ें तो डी ब्रोगली क्या बताना चाहता है? डी ब्रोगली एक स्टेटमेंट देता है, लाइक लाइट, जैसे लाइट के केस में होता है, ऑल मूविंग मटेरियल पार्टिकल्स in this universe like light all moving material particles in this universe microscopic as well as macroscopic have dual nature, have dual nature, that is particle nature and wave nature. डी ब्रोगली क्या कहता है? रदरफोर्ड एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं और वो बताते हैं कि न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड उसमें उसका एटम का सारा ही मास उसके अंदर कंसंट्रेटेड होता है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाते, स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं नील्स बोहर। नील्स बोहर एक्सप्लेन करते हैं कि कुछ न्यूक्लियस के अराउंड कुछ एनर्जी के क्वांटाइज्ड स्टेट होती हैं, अगर उनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस कर जाते हैं। इसके बाद आता है डी ब्रोगली। डी ब्रोगली कहता है लाइक लाइट, जैसे लाइट के केस में होता है, ऑल मूविंग। अब देखो ऑल मूविंग, पहली बात मूविंग होना चाहिए, दूसरी बात मटेरियल पार्टिकल होना चाहिए। मूविंग मटेरियल का मतलब मास, जिसका मास हो, मटेरियल पार्टिकल मीन्स जिसका मास हो, और मूविंग मटेरियल पार्टिकल होता है इस यूनिवर्स के अंदर, माइक्रोस्कोपिक हो या मैक्रोस्कोपिक हो, छोटा या बड़ा कोई भी पार्टिकल हो यूनिवर्स का, लेकिन इसका मास होना चाहिए और मूविंग होना चाहिए। दो कंडीशन है, मास और मूविंग। हैव ड्यूअल नेचर, तो दो टाइप का नेचर होगा, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। तो अगर वो मूव करेगा तो उसका पार्टिकल नेचर होगा और वेव नेचर भी होगा। ये बताया डी ब्रोगली ने। अब कहता है कि डी ब्रोगली अगर ये बताता है तो अब देखो क्या होगा। अगर डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग ये बात है और डी ब्रोगली की अगर स्टेटमेंट सही भी है, अगर डी ब्रोगली की स्टेटमेंट सही है, डी ब्रोगली ने जो स्टेटमेंट दी है भी अगर वो सही है, तो इलेक्ट्रॉन एक मास वाला पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है और वो मूविंग भी है।
तो दो कंडीशन थी, एक मास होना चाहिए, मूविंग होना चाहिए। तो जो भी पार्टिकल मास होता है जो मूविंग भी है तो उसका तो ड्यूअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। पार्टिकल नेचर तो हमें दिखाई देने लग रहा है कि ये इस सर्कल के अंदर ऐसे घूमने लग रहा है, ये पार्टिकल नेचर है, लेकिन उसका वेव नेचर भी होना चाहिए, वो ऐसे घूमना चाहिए। तो इसका मतलब जो एटम का जो मॉडल नील्स बोहर ने दिया था तो उसमें तो चेंज है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली ऑल मूविंग मटेरियल पार्टिकल्स माइक्रोस्कोपिक एज वेल एज मैक्रोस्कोपिक, अगर इलेक्ट्रॉन मूविंग भी है और मास भी है तो उसकी भी वेव बननी चाहिए अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली। तो अगर डी ब्रोगली ने वास्तव में पाया भी ऐसे ही गया, कोई भी ये न्यूक्लियस है इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन यहाँ अपीयर होता है, इसी लाइन में फिर डिसअपीयर हो जाता है, फिर अपीयर होता है, यहाँ फिर अपीयर हो जाता है, फिर डिसअपीयर अपीयर डिसअपीयर अपीयर ऐसे चलता है। यस, ऐसा नहीं है कि ये पूरी लाइन ऐसे स्टेट में है डॉटेड। ये डॉटेड लाइन मैंने ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि वो अपीयर होता है डिसअपीयर हो जाता है, क्योंकि वो क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में चला जाता है, फिर अपीयर होता है, फिर डिसअपीयर हो जाता है, फिर अपीयर होता है, फिर डिसअपीयर हो जाता है। तो ऐसे वास्तव में प्रैक्टिकली मॉडल ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली। अगर डी ब्रोगली ने एक स्टेटमेंट दी, उसके बाद डी ब्रोगली एक इक्वेशन देता है, डी ब्रोगली ने एक इक्वेशन दी, डी ब्रोगली ने पहले एक स्टेटमेंट दी, उसके बाद डी ब्रोगली ने एक इक्वेशन भी दी। अगर कोई छोटा या बड़ा पार्टिकल यूनिवर्स का जब मूविंग होता है तो उसकी वेव नेचर होता है और पार्टिकल नेचर होता है, मतलब उसकी वेव भी बनती है। तो कोई भी अगर ट्रेन चलेगी तो ट्रेन की वेव बनेगी, हम चलेंगे तो हमारी वेव बनेगी, कोई भी मटेरियल पार्टिकल होता है सब चलते हैं तो उनकी वेव बनती है अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली। तो एक इक्वेशन दी उसने, वो कहता है इन केस ऑफ लाइट, इन केस ऑफ लाइट, अगर लाइट का हम केस लें, लाइट का तो ड्यूअल नेचर होता ही है, तो लाइट का अगर केस लें तो लाइट की जो एनर्जी होती है E इज इक्वल टू mc²। अगर लाइट कैसी है, इसका मास है, मास होती है तो पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर, अगर पार्टिकल नेचर होगा तो उसकी एनर्जी इतनी होगी लाइट की, E इज इक्वल टू h न्यू, h प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है। अगर वेव नेचर है तो वेव की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, पार्टिकल का मास होता है। कोई भी लाइट है अगर वो चले, उसका ये पार्टिकल नेचर है तो वेव नेचर भी उसका साथ होगा। तो अगर इसकी जो पार्टिकल नेचर की एनर्जी इतनी है तो वेव की भी एनर्जी इतनी होगी और दोनों एनर्जी इक्वल होंगी, क्योंकि वही पार्टिकल मूव करने लग रहा है, h न्यू, दोनों एनर्जी एक ही है। और न्यू को हम क्या लिख सकते हैं, c/λ, न्यू को लिख सकते हैं हम c/λ। अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूँ, इसकी ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो क्या होगा, mc² इज इक्वल टू hc/λ, c से c कैंसिल हो जाएगा और लैम्डा की वैल्यू h/mc इन केस ऑफ लाइट। ये सिर्फ लाइट के केस में है। अगर किसी भी मूविंग पार्टिकल की मैं बात करूँ तो लाइट से कम स्पीड से चलेगा तो वहाँ पे लैम्डा की वैल्यू भी उसकी वेवलेंथ h/mv हो जाएगी। अब देखो ये किसी भी पार्टिकल के लिए है, ये एक इक्वेशन है, डी ब्रोगली इक्वेशन है। ये डी ब्रोगली कहता है कि कोई भी पार्टिकल जब चलता है, मास होता है उस पार्टिकल का, अगर वो चलता है तो उसकी वेव बनती है और उसकी वेवलेंथ ये ऐसे निकाल सकते हैं, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, उस पार्टिकल का कुछ मास होगा और उस पार्टिकल की कुछ वेलोसिटी होगी। अगर मास और वेलोसिटी है तो उसकी वेव बनेगी हमेशा और इसकी वेवलेंथ को हम निकाल सकते हैं, ये उसकी वेवलेंथ होगी। अभी हमने बताया रदरफोर्ड से हमने शुरू किया एटॉमिक मॉडल को बताना। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। रदरफोर्ड ने बताया कि एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर होल मास ऑफ द एटम कंसंट्रेटेड होता है न्यूक्लियस के अंदर और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व करते हैं ये बताया नील्स बोहर ने। नील्स बोहर बताता है कि इलेक्ट्रॉन के कुछ एनर्जी लेवल्स हैं, फिक्स एनर्जी लेवल्स हैं, क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट हैं जिनको हम स्टेशनरी स्टेट्स कहते हैं, उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अगर उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे तो एनर्जी एमिट नहीं करेंगे और एनर्जी के लेवल फिक्स बने रहेंगे। ये बताया किसने,
नील्स बोर ने। नील्स बोर से आगे डी ब्रोगली एक स्टेटमेंट देता है। डी ब्रोगली बताता है कि ऑल लाइक लाइट ऑल मूविंग पार्टिकल इन दिस यूनिवर्स, जैसे लाइट का केस होता है ऐसे जो मूविंग पार्टिकल होते हैं इस यूनिवर्स के अंदर सब का क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक एज वेल एज मैक्रोस्कोपिक, कोई भी हो चाहिए, हैव ड्यूअल नेचर, उनका दो टाइप का नेचर होता है, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। तो उस ये बताया डी ब्रोगली ने। तो डी ब्रोगली ने एक इक्वेशन दी। भाई डी ब्रोगली ने ये बात क्या बताई कि एक वेव बनती है तो वेव बनेगी तो उसकी वेवलेंथ होगी, वेवलेंथ निकालने के लिए उसने एक इक्वेशन दे दी। इन केस ऑफ लाइट, अगर लाइट का केस ले हम तो E इज इक्वल टू mc², लाइट के केस में E इज इक्वल टू mc² अगर पार्टिकल नेचर है तो, E इज इक्वल टू h न्यू अगर वेव नेचर है तो, न्यू को हम रख सकते हैं c/λ, दोनों एनर्जी इक्वल होंगी तो लैम्डा इज इक्वल टू h/mc इन केस ऑफ लाइट। h प्लैंक्स कांस्टेंट है, m मास है, c वेलोसिटी ऑफ लाइट है। अगर किसी और पार्टिकल का केस है तो लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, जिसका मास और वेलोसिटी हो उसकी वेव बनेगी। यही हमने डी ब्रोगली इक्वेशन से पढ़ा। अभी देखो जो डी ब्रोगली की जो इक्वेशन है वो तो उसने बताई। अब ये कहता है ये इक्वेशन अप्लाई किस पे करें हम तो कहते हैं कि ट्रेन चलेगी, ट्रेन का भी की वेव बनेगी, हम चलेंगे हमारी भी वेव होगी, तो सब की वेव होगी तो सब की वेव लेंथ हम निकाल सकते हैं। तो सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन, सिग्निफिकेंस है भाई, इसका सिग्निफिकेंस है, इसको अप्लाई कहाँ कर सकते हैं डी ब्रोगली को हम अप्लाई कहाँ कर सकते हैं। अब ये बताते हैं कि डी ब्रोगली एप्लीकेबल सब पे होती है, माइक्रोस्कोपिक एज वेल एज मैक्रोस्कोपिक। डी ब्रोगली जो इक्वेशन है उसका सिग्निफिकेंस ऑल मूविंग पार्टिकल्स के लिए है, और चाहे माइक्रोस्कोपिक है चाहे मैक्रोस्कोपिक है, सब के लिए सिग्निफिकेंस है डी ब्रोगली का। डी ब्रोगली इक्वेशन को सब के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन जो इसका इंपॉर्टेंस है अप्लाई सब पे कर सकते हैं, लेकिन जो इसका इंपॉर्टेंस है, जो इसका सिग्निफिकेंस है, अप्लाई सब पे कर सकते हैं। अप्लाई तो सब पे कर सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक हो या मैक्रोस्कोपिक हो, लेकिन इसका जो इंपॉर्टेंस है, जो सिग्निफिकेंस निकलेगा वो किसके लिए निकलेगा, वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन के लिए इसका सिग्निफिकेंस होगा। अप्लाई सब पे कर सकते हैं। क्या हम डी ब्रोगली इक्वेशन को सब पे अप्लाई कर सकते हैं, छोटा बड़ा पार्टिकल हम सब पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो इसका इंपॉर्टेंस होगा, जो मेन सिग्निफिकेंस होगा, ये किसके लिए मेनली दी गई थी, वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जिसका मास जितना कम होगा उसकी वेव। अभी देखो हमने पढ़ा लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, जिसका मास ज़्यादा होगा वे लैम्डा और मास इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। जितना मास ज़्यादा होगा वेवलेंथ कम होगी, जितना मास कम होगा वेवलेंथ बड़ी होगी। अभी हम इसका सिग्निफिकेंस निकाल के दिखाएंगे इलेक्ट्रॉन के लिए, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।